हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फैक्टर, इसके एडवांटेज, लिमिटेशंस और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड में, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि दो स्टैंडर्ड चार्ज अपने पास, क्या 1 एंड ये अपने पास क्या 2। तो जो एक चार्ज है इनके पास, ये जो चार्ज है आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन या रिपल्सन करेंगे। टू द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी के आधार पर कि चार्ज होंगे आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल। डिपेंड इज ए लाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज। तो जब ये आपस में एक दूसरे से रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे पे क्या करेंगे, विल बी हैव प्रोड्यूस सम फोर्स। तो जो ये फोर्स प्रोड्यूस होएगा, ये दोनों एक दूसरे फोर्स जो लगाएंगे एक दूसरे को लाइक करने के, अट्रैक्शन करने के लिए या रिपेल्सन करने के लिए, तो वो फोर्स हम डिनोट करेंगे इस फोर्स को। इन दोनों को जो फोर्स आपस में लगाएंगे दोनों, उनका जो फोर्स होगा उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स होएगा वो अपने पास कूलम्ब्स लॉ कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा किसके, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के, क्या 1 और क्या के चार्ज के दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होएगा। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, क्या 1 और क्या 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। दूसरा, इसके बीन की मान लो जो डिस्टेंस है वो अपने पास स्मॉल r है। ठीक है, तो इसमें फोर्स कैसे रिगार्ड करेगा, जो फोर्स है वो इसमें करेगा 1/r स्क्वायर का इनवर्स। ठीक है, तो अपना जो फोर्स करेगा वो करेगा 1/r, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा जो कि न्यूटन ने दिया था हमारे। ठीक है, फोर्स के बारे में न्यूटन पहले पढ़े +1 क्लास में। ठीक है, उसने ये हमें दिया था। तो इस चीज़ों को फैक्टर डिपेंड करता है। तो कूलम्ब्स फोर्स यही होता है कि दो चार्ज के बीच का अट्रैक्शन रिपल्सन वो फोर्स, वो प्रोड्यूस वो फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को मिला के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक क्या 1 एंड क्या 2 r स्क्वायर। ठीक है, जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक अपने पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलेंगे हम k से जिसको डिनोट करेंगे, और इस k को जो नाम है वो देंगे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या देंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से हम जानेंगे इस प्रोपोर्शनलिटी को। और ये k है, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि जो दो चार्ज है अपने भी पास, इनके बीच में किस प्रकार का मीडियम है, इनके बीच में किस प्रकार का मीडियम है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी k की किस प्रकार मीडियम है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू, अपनी k की वैल्यू। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, ठीक है, बिटवीन टू स्टैंडरी पॉइंट चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो डिस्टेंस हो उसके इनवर्सली स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है। जो k है इसको हमने बताया है कि अपने पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से इसको जाना जाता है। जो k होता है वो किसके बराबर होता है अपने, तो k होता है 1/4πε0। ठीक है, ये ε0 जो होता है वो अपने पास होती है परमिटिविटी। क्या होती है, परमिटिविटी इन वैक्यूम या इन एयर में,
इसको हम जानते हैं। तो के की जो अपने पास वैल्यू होती है वो होती है, कितनी होती है, 9 इंटू, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और इसके पीछे जो SI यूनिट होती है अपने पास वो क्या होएगी, न्यूटन मीटर कूलम, ठीक है। ये इसके से यूनिट पीछे लगेगी, किसके से यूनिट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। और ई नोट को हमने क्या बताया है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये अपने पास कूलम्ब्स लॉ था, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि दोनों जो फोर्स अप्लाई का होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उनका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो एक दूसरे के क्या आएगा, विपरीत आएगा, अपोजिट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो चार्ज है वो एग्जर्ट करते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू ऑन ईच अदर। मतलब जब कोई भी बॉडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कूलम्ब्स फोर्स जो ओबे किया न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है मोशन को हमारे। और ये हमारे एक सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि जो दोनों चार्ज के दोनों चार्ज आपस में सेंटर से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए सेंट्रल फोर्स भी इसको कहते हैं। अब हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं कूलम्ब्स लॉ की, या कंडीशन जिनको हम कह सकते हैं। तो पहली कंडीशन है इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, तो ये आपका कूलम्ब्स फोर्स एप्लीकेबल होगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, बिल्कुल स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज कंसिडर मानेंगे हम उनको। तीसरा जो अपने पास है वो है द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। जो न्यूक्लियर साइज है उनका उससे सेपरेशन ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है कूलम्ब्स लॉ की, कि वो चार्ज रेस्ट में होने चाहिए, उनका पॉइंट चार्ज होना चाहिए, उनका सेपरेशन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए अपने न्यूक्लियर साइज से 10⁻⁵ मीटर से, ओके। अब आगे जो है अपने पास परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी क्या है, वो प्रॉपर्टी है अपने पास जो मीडियम की जो डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स टू चार्ज सिचुएटेड इन दैट मीडियम। किस मीडियम में जो चार्ज है उसके ऊपर उसका मीडियम इफेक्ट करेगा कि हाउ कैन वी रिपेल एंड अट्रैक्शन विल बी इफेक्टेड इन द मीडियम। एयर में है, वाटर में है, एंड अदर मीडियम है, वो उसकी परमिटिविटी डिसाइड करेगी। तो इसी से हम पढ़ा था डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसको हमने कैपिटल KC डिनोट किया था। वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पूछी गई है CBSE बोर्ड में, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है रिलेटिव में परमिटिविटी इन द स्पेस, और इसको बोलेंगे हम द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। तो इनका रिलेशन जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इफेक्टिव है, कि जो परमिटिविटी होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो किसी भी मीडियम की फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम दो फोर्स लगा रहे, दो चार के बीच जो फोर्स है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका इनवर्सली होगा, क्योंकि वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। फिर जो अगला टॉपिक आता है वो आता है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या कहता है कि एक सिस्टम में अपने पास चार्ज है, उनका जो टोटल फोर्स है वो क्या होगा, ऑन गिवन ए चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स, जो एक दूसरे पे एग्जर्ट कर रहे हो सभी का इंडिविजुअल फोर्स का सम टोटल फोर्स के बराबर होगा। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्याउ अपॉन में 4πε0 समीशन ऑल पॉइंट चार्ज एंड क्याउ डैश आर वेक्टर माइनस आर डैश एंड आर माइनस आर डैश का होल क्यूब। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। तो ये बेसिकली टॉपिक होगा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, जो हम जिस पे आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पेपर में पूछे जाते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन के बारे की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो अपने पास है बेटा वो है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज। तो इसको हमने डिफाइन करना है, तो हमने डिफाइन किया था द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी इन ए मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन ए स्पेस। और अब इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन किया था, हमें बता थे इम्पोर्टेंट है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या था, फोर्स की टर्म पूछा वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम, ये हमने बताया था। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज चेंज इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इन विच दे आर कीप्ड इंक्रीज। ये सीबीएसई में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने आपको बताया फॉर्मूला, वो 10 और 11 लगातार 2 साल में आए बेटा। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है 2005 में पूछा गया अपने पास, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब दो फोर्स है उनके बीच चार्ज है, फोर्स पे क्या इफेक्ट डालेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम इस फॉर्मूले से ही देखेंगे। तो जो फोर्स और डाइलेक्ट्रिक का मैंने उस टाइम ही बताया था आपको कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वैक्यूम में होगा डिवाइड बाई के, मतलब के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है अपने पास, तो अपनी ये वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होएगी। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है अपने पास, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मीडियम का, दे आर कीप्ड इंक्रीज, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब अपने फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फोर्स अपना क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अपना फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है अपने पास, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज कीप्ड एट डिस्टेंस स्मॉल डी apart in air is F. If these charges are kept at same distance in a water, means change the medium. Change the medium means डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वाटर के लिए बेटे, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 80। ठीक है, तो ये कह रहा है जो फोर्स अपने पास एयर में वो क्या है, F। तो अब उसने पूछा है अपना फोर्स किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो हमें पता है फोर्स है जो वाटर के अंदर इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ एयर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो फोर्स इन एयर कितना है, F, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 80। ये आपको याद रखनी है बेटा। तो जो फोर्स होगा वाटर में, वो जो ओरिजिनल फोर्स था उसका 1/80 टाइम्स हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1/80 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 2 balls having equal positive charge Q coulombs are sustained by 2 insulating string of equal length. What will be effect on the force when plastic sheet insect। कुछ भी मीडियम चेंज हुआ है, लेयर से प्लास्टिक में गया, तो मीन्स अपनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ी है बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ी है, इट मीन्स आपका फोर्स क्या होएगा, रिड्यूज हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स रिड्यूज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जो अपने पास इसकी वैल्यू है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जो के की वैल्यू प्लास्टिक केस में ग्रेटर देन 1, तो एयर से तो बड़ी हो गई बेटा। और हमें पता है फोर्स क्या होता है किसी मीडियम का, एयर, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर उसके क्या इफेक्ट डालता है, तो आपको याद रखना भाई। डायरेक्टली भी डेफिनेशन पूछी है, इस पर 2-3 बार साल में अलग अलग इनके क्वेश्चन भी पूछे गए, तो आपको याद रखना, रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। क्वेश्चन बेटा, 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स पेयर हैविंग अनइक्वल्स opposite charge placed at distance this in air, after bringing them contact with each other they are again placed the same distance. Now the force of repulsion between them, this calculate the final charge। तो जो इसका चार्ज जो होगा अपोजिट चार्ज, ये हमने मान लिया इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, क्यों होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो इसका जो चार्ज होगा वो हम मान लेते हैं क्या होगा, क्यू। ठीक है, कूलम्स लॉ का इसमें है यूज़ करेंगे हम, क्यू की वैल्यू निकालनी, दोनों जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू होंगे। ठीक है, तो उसका यूज़ करते हुए निकालते हैं हम।
फोर्स की वैल्यू पहले जो गिवन वो लिखो क्वेश्चन में हमेशा। तो फोर्स की जो वैल्यू अपने पास गिवन है वो कितनी गिवन है बेटा जी, देखिए फोर्स फाइनली अपने पास कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्स की वैल्यू अपने पास हो गई 0.025 न्यूटन, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी हो गई 0.9 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास हो गई। अब कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला था वो पुट करेंगे, और F=K अपने पास Q1 × Q2 डिवाइड बाई R² बिटवीन। तो अपने पास F की वैल्यू है R की, K की, तो हमें इनकी निकालनी है। तो F की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो F की वैल्यू हम यहाँ से करते हैं, F विल बी 0.25, ठीक है, = K की वैल्यू आपको पता है 9 × 9 10⁹, और ये क्या होगा अपने पास इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई अपने पास जो है वो क्या हो जाएगा 0.9। ओके, तो इसको इधर लाएंगे हम, तो अपने पास जो Q की वैल्यू है Q² = 0.25 0.9 एंड डिवाइड बाई इससे 9 तो इस केस में जो अपनी क्या की वैल्यू जो आएगी बेटा, इसको सोल्व आउट करने के ऊपर, तो फाइनली जो अपनी वैल्यू आएगी वो आएगी 15 × 10⁻⁷। ठीक है, तो आप सोल्व कर रहे हैं इस फॉर्मूला का, तो इजीली यू कैन सोल्व आउट दिस क्वेश्चंस। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 3 पॉइंट चार्ज plus Q each are kept at the vertex of at equilateral triangle of side L. Determine the magnitude and sign of the charge to kept at this centroid so the charge at vertex remaining in equilibrium। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट इस टॉपिक से रिगार्डिंग है ये अब तक का। ठीक है, लास्ट 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसको लो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बता हम ट्रायंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है अपने पास। ठीक है, ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, उनकी साइड गिवन है अपने पास क्वेश्चन में L। ठीक है, स्मॉल m हो गया। ठीक है, उनका जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q प्लस एंड दिस पॉइंट आल्सो। ओके, अब इन ट्रायंगल है तो इनके पॉइंटों का नाम ले लेते हैं हम, A आने पास ये B, दिस एंड C। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपके पास। तो उसने इसके सेंट्रोइड भी पूछा है, सेंट्रोइड क्या हाउ होता है इन ट्रायंगल का, तो इनका मिडल पार्ट क्या होता है, मिडल, जहाँ से इनके कॉर्नर ये होगा इसका मिडल, इस पॉइंट पे। ठीक है, वी हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। ठीक है, डायग्राम मैंने बना दिया है, वी हैव गॉन दिस क्वेश्चंस। तो उसने क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड एंड साइन चार्ज का पूछा है इसने, कि सेंट्रोइड के ऊपर जो चार्ज होगा उसका साइन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इस पॉइंट पे कोई चार्ज है क्या कैपिटल, हम इसको इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड और वो हमसे पूछा गया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब कूलम्स लॉ का इसमें यूज़ करेंगे हम। पॉइंट ए है अपने पास, ठीक है, ये बी, तो बी है। ठीक है, वो फोर्स लगाएगा ए पे, तो फोर्स कितना लगाएगा, इधर जाएगा वो फोर्स। ठीक है, रिपल्सन फोर्स, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। इस फोर्स को जो हम नाम दे देते हैं वो दे देते हैं F1, क्या दे देते हैं F1। ठीक है, तो ये क्या होता है लिख लेते हैं हम इसको यहाँ पे, F1 जो ना फोर्स है। ठीक है, वो किसके कारण अपने पास, फोर्स एट ए ड्यू टू किसके कारण, चार्ज बी के कारण। ठीक है, तो कितना हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया 1/4 ठीक है, Q² बाई इनकी डिस्टेंस लेंथ जो होगी उनकी L। ठीक है, और किसके अलोंग हो जाएगा ये अपने पास बी ए के ऊपर जो लगा रहे। ठीक है, क्योंकि लेंथ इक्विलेटरल है तो सभी की जो ये लेंथ होएगी बेटा अपने पास क्या होगी
बराबर ये वाली लेंथ भी अपने पास, ठीक है। अब सी जो लगाएगा ए पे, तो ये भी चार्ज लगाएगा इस चार्ज लाइन के अलोंग, तो ये फोर्स भी अपने पास हो गया। इसको दे देते हैं हम F2। ओके, ये फोर्स क्या है, F2। तो यह लिख लेते हैं हम F2, ठीक है। ये क्या हो गया, फोर्स एट ए ड्यू टू चार्ज किसी कारण सी पॉइंट। तो ये जो अपने पास आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या स्क्वायर बाई एल, किसमें सी ए के एलो, ठीक है। फोर्स आ गए दोनों, ठीक है। अब जो फोर्स अपने पास लगा ये हो गया अपने पास। अब इस पॉइंट पे ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, दोनों पॉइंटों का अपने पास रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट, ठीक है, मतलब ये लगा हमारे पास, ये पॉइंट भी कंसिडर लेते हैं हम जी, ठीक है, कि जी से ए पे क्या करने लगेगा, कितना, जी से ए पे, तो दोनों फोर्स का ऐड, ठीक है। तो जो फोर्स होगा अपने पास F1 प्लस F2, ये अपने पास बराबर हो जाएगा 2 रिजल्टेंट इनका F1 कोस थीटा, क्योंकि ये बराबर है तो हम इनको एक कंसिडरेशन कर लिए हमने F1 के बराबर, ठीक है। और इनके बीच में हमें कोस 30 की वैल्यू लेने का रीजन क्या है, 60 डिग्री बनाती है, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा ये बनेगा 30, ठीक है। तो दिस विल बी कोस थीटा, 30 डिग्री ले ली हमने, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो इधर है अपने पास अलोंग, इसके अलोंग है जी ने लगाया ए के ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ गई अपने पास वो क्या आ गई बेटा, ये आ गई 2, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3/2। F1 की वैल्यू हमें पता ही है, F1 की जो वैल्यू होगी अपने पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में Q का स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपने, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे हम। तो फाइनली जो बच गया अपने फोर्स G से A तक, वो कितना बच गया अपने पास, √3 Q स्क्वायर 4/5 एप्सिलॉन नॉट एंड L का स्क्वायर। अब ए पॉइंट वो जी पे कितना लगाएगा, ठीक है, ए जी पे कितना फोर्स लगाएगा, अब वो देखते हैं, ठीक है। फोर्स एट ए ड्यू टू चार्ज किसके चार्ज, ड्यू टू चार्ज कैपिटल जी। तो इस केस में क्या हो गया, वही ये जो फोर्स बराबर आ गया अपने पास वो क्या आ गया, 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q, और इनका जो बीच का डिस्टेंस होगा बेटा होगा Hg स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं Hg की वैल्यू निकालूँ, आप निकाले दी जिसे अपने पास ट्रायंगल होगी, तो Hg की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगा सेंट्रोइड में L/√3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो देन विल बी राइट इन दिस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। Hg की वैल्यू हम क्या लेंगे L/√3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड की साइड निकालते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे वो इसी से निकलेगी, ठीक है। तो ये जो आई अपने पास ये किसके बराबर आ जाएगा सॉल्यूशन बेटा जी, ये अपने पास आ गया 3 ऊपर चला जाएगा, उसके करने के बाद 3 Q कैपिटल Q 4 एप्सिलॉन नॉट और नीचे L स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये और ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड
अपोजिट, तो इनको एक साथ इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से हम कैपिटल क्या होगा वैल्यू निकाल देंगे। तो ये वैल्यू जो होगी क्या थी अपने पास, ये आई थी अपने पास √3 स्मॉल क्यू का स्क्वायर 4ε0 L स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू दिस फोर्स फाइनली 3 क्या हो कैपिटल क्या हो 4ε0 एंड L स्क्वायर। तो ये टर्म्स निचली साइड सेम विल बी कैंसिल आउट। तो क्या हो की जो वैल्यू है अपने पास फाइनली एक क्या हो से जो अपने पास क्या है 1 क्या आल्सो कैंसिल्स। तो वी हैव राइट इन दिस क्या हो कैपिटल क्या हो इज इक्वल टू √ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा -q, ठीक है, √3 एंड डिवाइड बाय किसके बराबर डिवाइड आ जाएगा अपने पास बताइए 3, क्योंकि इक्वल अपोजिट फोर्स अपने पास वी कैन राइट माइनस एंड दिस आल्सो माइनस। तो इससे करेंगे कैंसिल आउट, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी कैपिटल क्या हो इज इक्वल टू माइनस क्या हो बाई √3। फाइनली दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट द सेंटर। तो इसकी वैल्यू जो कैपिटल क्यू की वैल्यू अपने पास आ गई वो किसके बराबर आ गई बेटा जी कैपिटल क्या हो स्मॉल क्या हो √3। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया अपने पास, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स फोर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है।